नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पाठ 38 में आज हम बात करने वाले हैं पुरुष कुंडली के भाग 8 की। भाग 8 के अंतर्गत हम विवाह संस्कार प्रकरण में आज ये जानेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी कितनी पत्नियां हो सकती हैं, या ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के कितने विवाह हो सकते हैं। अगर विवाह की स्थिति अधिक विवाह की स्थिति नहीं होती है तो फिर वहां पर हम किस प्रकार से इस बात को समझेंगे, जानेंगे। तो ये पूरी क्लास को आपको देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे हम जानेंगे कि किसी व्यक्ति के 2 विवाह हैं अथवा 1 विवाह है, अथवा उसके बहुत सारी महिला मित्र होंगी अथवा नहीं होंगी। तो ये पूरा विश्लेषण आज की इस वीडियो में रहने वाला है। तो काफी गूढ़ रहस्य हैं जिनको आप जानकर ये विश्लेषण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण और रोचक क्लास को। देखिए, पहले समय में जब हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष का पूरी तरीके से जब विश्लेषण किया, उसके सूत्रों का निर्माण किया, उस समय जो नियम थे उन नियमों के आधार पर एक व्यक्ति बहुविवाह कर सकता था। बहुत सारे विवाह करने की उसको अनुमति थी। जैसे हम जब अपने धर्म ग्रंथों को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे विवाह राजाओं के वहां पर मिलते हैं। तो उस समय के अनुसार ही ये जो विवेचन रहे हैं, सूत्र बनाए गए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जहां देश काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ नियम भी भंग होते हैं, जैसे कि अगर जहां पर सिर्फ एक विवाह करने की अनुमति दी गई हो, तब वहां पर यह कहना कि आपके 5 विवाह होंगे, 6 विवाह होंगे, तो ये एक बहुत ही गलत प्रिडिक्ट करने वाली स्थिति बन जाएगी आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वैधानिक रूप से तो सिर्फ एक विवाह ही मान्य है। लेकिन आज भी लोग वैधानिक रूप से एक विवाह अवश्य करें, लेकिन अगर उनकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो कहीं ना कहीं वह वैधानिक ना हो, लेकिन अवैधानिक विवाह उनके जो संबंध हैं वह अवश्य रहते हैं। तो उन सूत्रों को लगाकर हम ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के कितने इस प्रकार के विवाह हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की जो पहली पत्नी है उसकी मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी से या किसी भी कारणवश, तब उसकी स्थिति ये हो जाती है कि उसको दूसरा विवाह करना होता है। तब यह देखना होगा कि क्या उसका दूसरा विवाह हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा। तो हम इन सूत्रों से ये जान पाएंगे कि उसका दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा, या किसी व्यक्ति के जीवन में कितने विवाह हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद संवेदनशील विषय को। सबसे पहले यहां हम खाली कुंडली देख लेते हैं। यहां पर काल पुरुष के अनुसार मेष लग्न की कुंडली, मेष लग्न की ये कुंडली है। इसको आप देखिए, खाली जन्मांक चक्र है जिसके आधार पर हम नियमों को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि जब भी बृहस्पति और बुध, गुरु बृहस्पति और बुध, ये जब भी सप्तम स्थान पर होते हैं, यदि गुरु बृहस्पति और बुध अगर सप्तम में, गुरु और बुध अगर सप्तम में विराजमान होते हैं तो उस व्यक्ति का एक ही विवाह होता है। बेशक बहुविवाह प्रथा चल रही हो, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का एक ही विवाह होता है। दूसरा नियम है कि जो सप्तम स्थान पर अगर मंगल और सूर्य हो,
अगर सप्तम स्थान पर किसी व्यक्ति के मंगल एवं सूर्य की स्थिति होती है, सप्तम स्थान पर कौन बैठे हो, सप्तम स्थान पर मंगल। अब देखिए यहां पर मैं ये दूसरी कुंडली लूंगा क्योंकि यहां मेष लग्न की है, तो यहां आप नियम मेष के साथ न जोड़ें, इसलिए मैं सिर्फ जब ग्रह की बात कर रहा हूं तो पहला नियम के अनुसार गुरु, बृहस्पति और बुध अगर एक साथ सप्तम में बैठे हो तो उस स्थिति में भी उस व्यक्ति का एक ही विवाह होता है। और अगर सप्तम में सूर्य और मंगल, सूर्य एवं मंगल, अगर सप्तम में सूर्य एवं मंगल एक साथ बैठे हो तब भी एक ही विवाह उस व्यक्ति का होता है। तीसरा नियम हम देखें कि जो लग्नाधिपति हैं, अब यहां पर जो लग्नाधिपति हैं और जो सप्तमाधिपति हैं, इन दोनों ही के लग्न अथवा सप्तम में रहने से दो स्त्रियां होती हैं। अब वो कैसे होंगी ये तो वह जातक ही जाने, विवाह होगा अथवा एक से विवाह हो और एक से विवाह ना हो, लेकिन दो का यहां पर योग बन जाता है। देखिए जैसे कि लग्नाधिपति, यहां पर मंगल लग्नाधिपति हो गए और सप्तमाधिपति जो हो जाते हैं वह हो जाते हैं शुक्र। तो अगर लग्नाधिपति और जो सप्तमाधिपति हैं ये लग्न में बैठे अथवा सप्तम में बैठे, या तो यहां पर मंगल और शुक्र विराजमान हो जाएं, जैसे कि यहां लग्नाधिपति और सप्तमाधिपति हैं, या मंगल और शुक्र यहां पर विराजमान हो जाएं। अगर ये पूर्ण बलवान हैं, दोनों अच्छा बल इनको मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के दो स्त्रियां होती हैं। विवाह दो हो अथवा ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के दो स्त्रियां होती हैं। लेकिन यदि द्वितीयेश जो दूसरे भाव के स्वामी हैं, द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों स्वग्रही हो, अगर द्वितीयेश और सप्तमेश, ध्यान दीजिए, द्वितीयेश और सप्तमेश स्वग्रही हो, अपने अपने घर में बैठे हो, तो यहां तो शुक्र ही हो जाएंगे द्वितीयेश और सप्तमेश, चाहे तो यहां बैठ जाए शुक्र और चाहे यहां पर बैठ जाए। ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति का एक ही विवाह होता है, उस व्यक्ति का एक ही विवाह होता है। आगे देखते हैं, यदि सप्तमेश और द्वितीयेश किसके साथ हो, शुक्र के साथ या पाप ग्रह के साथ होकर 6, 8, 12 स्थान में हो, तो उस व्यक्ति की एक स्त्री की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद उसकी दूसरी स्त्री होगी जिससे वो शादी करेगा, विवाह करेगा। और अगर यहां पर जो सप्तमेश और द्वितीयेश के साथ में और भी ग्रह 6, 8, 12 में मिल जाएं, तो उस स्थिति में उसके और विवाह की स्थिति भी बन जाती है। तो उतना ही ज्यादा हम प्रबल मानेंगे, जितना जो सप्तमेश और द्वितीयेश के साथ जितने ग्रह होंगे उतनी संख्या हम मानते चलेंगे। लेकिन यदि द्वितीयेश और सप्तमेश उच्च हो अथवा अच्छे वर्ग के हो तो केवल एक विवाह होता है। अगर सप्तमेश और द्वितीयेश, अगर सप्तमेश और द्वितीयेश, समझिए सप्तमेश और द्वितीयेश, द्वितीयेश यहां और सप्तमेश दोनों शुक्र ही होते हैं इस कुंडली में, मेष लग्न की में, अगर ये उच्च स्थिति में हो, मानकर चलिए कि ये उच्च स्थिति में है, लेकिन यहां तो उच्च में भी होंगे तब भी तृक भाव में जाएंगे, तब भी कहीं ना कहीं उसके दूसरी पत्नी का योग की स्थिति तैयार कर देंगे। लेकिन अगर ये अच्छी स्थिति में भी है, अगर ये शुभ स्थिति में है, जैसे कि शुक्र अगर यहां विराजमान हो जाए मित्र के घर में, अब पंचधा मैत्री में आप देखिए कि मित्र है, अति मित्र है जिसके घर में विराजमान हो रहे हैं, तो उस स्थिति में आप ये कह सकते हो कि उस व्यक्ति का एक ही विवाह होगा, अथवा ये भी कह सकते हो कि उस व्यक्ति का संबंध सिर्फ अपने परिवार तक है, बाहर किसी के साथ में उसका कोई मित्र, महिला मित्र नहीं है। चलिए अब देखिए, लेकिन यदि यही शुक्र जो सप्तमेश है, मानकर चलिए अब मैं एक कुंडली और बना लेता हूं, जैसे कि यहां से कर्क लग्न की कुंडली ले लेते हैं हम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, ये हमने ले ली, एक बना ली कर्क लग्न की कुंडली। अब यहां पर आपको देखना है कि सप्तमेश और द्वितीयेश ये कौन हो गए, सूर्य और शनि,
अगर ये शुक्र के साथ में मिलकर सूर्य और शनि, देखिए सूर्य और शनि, यहां पर हमको क्या देखना है कि सूर्य और शनि अगर ये शुक्र के साथ 6, 8, 12 में चले गए, यहां चले गए, यहां पर भी चले गए और यहां पर भी चले गए, ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये द्वितीय सप्तमेश शुक्र के साथ में 6, 8, 12 में चले गए हैं, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की पहली पत्नी के बाद में दूसरे विवाह होने के योग बनते हैं। लेकिन आपको विशेष रूप से जब भी फलादेश करें तो एक ध्यान रखें कि यहां पर बल भी देखना पड़ेगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी देखनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप इस प्रकार का फलादेश करें। और एक साथ आप ये फलादेश ना कर दें कि उसका दूसरा विवाह निश्चित है, क्योंकि निश्चित कुछ नहीं होता, संभव होता है, अत्याधिक संभावना है या कम संभावना है। लेकिन जब पूर्ण बलवान हो और किसी शुभ ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि भी ना हो, तो यहां पर आप इसका विवेचन लगभग आपका सही हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर आप इन नियमों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं, यदि द्वितीयेश और सप्तमेश अगर द्वितीयेश और सप्तमेश अपने अपने घर में है, जैसे कि यहां पर सूर्य, जैसे कर्क लग्न की अभी हमने कुंडली बनाई है, इसमें द्वितीयेश कौन हो गए? सूर्य हो गए, द्वितीयेश हो गए सूर्य। अगर सूर्य अपने ही घर में विराजमान हो, सप्तमेश शनि अगर अपने ही घर में विराजमान हो, ऐसी स्थिति अगर है तो उस जो जातक है उसका जो एक ही विवाह होता है, फिर वहां दो विवाह की स्थिति नहीं होती, एक ही विवाह होता है। द्वितीयेश और सप्तमेश अपने अपने घर को संभाले हुए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उनका घर बिगड़ने वाला नहीं है, कुटुंब बिगड़ने वाला नहीं है, उसकी जो पहली पत्नी है वही रहेगी, एक ही विवाह उस व्यक्ति का होगा। आगे देखिए कुछ नियम और हम देख लेते हैं। एक नियम यह है कि जो लग्न है और सप्तम है, लग्न सप्तम और चंद्र लग्न, फिर से सुनिए, लग्न सप्तम और चंद्र लग्न यदि ये द्विस्वभाव राशि में है, लग्न भी द्विस्वभाव हो गई, सप्तम भाव भी द्विस्वभाव राशि का हो गया, और जहां चंद्रमा बैठे हुए हैं वह भी द्विस्वभाव राशि है, ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति के दो विवाह हो। जैसे कि यहां पर अगर हम एक मिथुन लग्न की कुंडली बना लेते हैं, तो यहां पर 3 ध्यान रखेंगे, तो यहां पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब देखिए यहां पर द्विस्वभाव राशि है 3, 6, 9, 12। मानकर चलिए लग्न तो ये हो गई द्विस्वभाव राशि, सप्तम भी द्विस्वभाव राशि हो गई, और चंद्रमा अगर यहां बैठ जाए या चंद्रमा यहां बैठ जाए, तो या तो कन्या राशि में चंद्रमा बैठ जाए या फिर बैठ जाए चंद्रमा मीन राशि में, तो कह सकते हैं मीन राशि का जातक हो या फिर कन्या राशि का जातक हो, और लग्न जो हो उसकी द्विस्वभाव राशि हो, सप्तम भाव द्विस्वभाव हो, तो उसके दो विवाह की स्थिति बढ़ जाती है, कि उसके दो विवाह के होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए जितना प्रबल योग होता जाएगा उतना ही अधिक संभावना को प्रबलता की तरफ लेता जाएगा, और जितना हल्का योग होगा उतना ही वह हल्का फुल्का रहेगा, तो हो सकता है विवाह ना भी हो। चलिए आगे देखिए, अगला सूत्र और देख लेते हैं। देखिए इस सूत्र में एक बात और हो सकती है कि जो इनके स्वामी, मानकर चलिए लग्नेश, अब मैं यहां पर ये तो हो गई राशियों के आधार पर, लेकिन अगर हम लग्नेश की बात करें, जैसे मान के चलिए ये मेष लग्न की कुंडली, लग्नेश हो गए, सप्तमेश हो गए,
और चंद्र लग्न, लग्नेश हो गए और चंद्र लग्नेश हो गए, जहां पर चंद्रमा मानकर चलिए चंद्रमा यहां पर है, तो यहां पर 4 नंबर, चंद्रमा यहां नहीं, चंद्रमा लेते हैं यहां पर, तो ये 5 नंबर सूर्य की राशि हो गई। अब इस कुंडली में अगर सूर्य मानकर चलिए यहां द्विस्वभाव राशि में जाकर बैठ गए, और जो यहां पर शुक्र है वह भी द्विस्वभाव राशि में जाकर बैठ गए, और जो लग्नेश है वह भी द्विस्वभाव राशि में जाकर बैठ गए। ठीक है, ऐसी स्थिति जब भी बन जाएगी तब भी उस व्यक्ति के दो विवाह होने की स्थिति भी बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि दूसरा विवाह होगा ही होगा, लेकिन स्थिति बढ़ जाएगी, और जितना प्रबल योग होगा, जितना बलवान योग होगा, जितने जो ग्रह बलवान होंगे, जितने उन पर इस प्रकार की जो दृष्टि होगी अशुभ ग्रहों की, उतना ही ज्यादा उसमें प्रबलता आएगी। तो यहां पर आपको खुद ये विश्लेषण करना होगा, लेकिन सूत्र यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सूत्र में हम एक बात और कह सकते हैं कि लग्नेश सप्तमेश, लग्नेश और सप्तमेश और चंद्र लग्नेश, जहां चंद्रमा बैठे हैं उस चंद्र लग्न के जो सप्तमेश हैं, चंद्र लग्न के जो लग्नेश हैं, इनके अतिरिक्त ये दुस्वभाव में बैठे ही बैठे हैं, और अगर शुक्र भी दुस्वभाव में बैठते हैं तब स्थिति और ज्यादा हो जाती है कि हाँ उस व्यक्ति का दूसरा विवाह हो। अब देखिए आगे और देखते हैं कि यदि जो लग्नेश हैं, जो लग्नेश हैं वे द्वादश भाव में हो, और जो द्वितीय से वो पाप ग्रह के साथ और सप्तम स्थान पर पाप ग्रह भी बैठा हो, तो भी दो विवाह की स्थिति बनती है। समझिए कैसे। जो लग्नेश है, जैसे कि यहां पर जो लग्नेश हुए मंगल यहां पर विराजमान हो गए, ठीक है। द्वितीयेश हो गए यहां पर शुक्र, शुक्र कहां पर चले गए, वह किसी जो द्वितीय से ये पाप ग्रह के साथ बैठ गए, तो शुक्र, चलिए यहां शुक्र बैठ गए, किसके साथ में, मानकर चलिए राहु के साथ बैठ गए। और सप्तम स्थान पर जैसे कि शनि को हम बैठा दें, शनि बैठ गए सप्तम स्थान पर, तो सप्तम स्थान पर शनि बैठ गए जिस तरह से। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनेगी तब भी उस व्यक्ति के दो विवाह होने के योग बनते हैं। विवाह हो अथवा एक विवाह हो, अथवा कोई उसका बाहरी संबंध भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सप्तमेश, अब एक नियम है कि जो सप्तमेश हैं, जो सप्तमेश हैं वे शुभ ग्रहों के साथ होकर, अगर सप्तमेश शुभ ग्रहों के साथ होकर 6, 8 या 12वें भाव में बैठ जाएं और सप्तम पर पाप ग्रह हो, तो भी जातक के दो विवाह होते हैं। जैसे कि अगर यहां पर सप्तमेश देखें तो शुक्र है, अगर सप्तमेश शुभ ग्रहों के साथ होगा 6, 8, 12 में बैठ जाए, जैसे कि मानकर चलिए चंद्रमा यहां पर और यहां पर शुक्र आकर बैठ गए 6, 8, 12 में। अब देखिए यहां पर देखिए जो शुक्र है यहां पर बैठ गए 6, 8, 12 में, यहां बैठ गए किसी पाप शुभ ग्रह के साथ में, या यहां बैठ गए सप्तमेश, या यहां बैठ गए 12 भाव में। और जो सप्तम भाव है इसमें कोई पाप ग्रह बैठ गया, जैसे कि मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए, ऐसी स्थिति जब होगी तो उस जातक के दो विवाह होने की स्थिति बनती है। उस जातक के दो विवाह होने की स्थिति बनती है। आगे और नियम समझ लेते हैं, जहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे नियम है कि यहां पर हम लग्नेश को देखेंगे कि अगर लग्नेश उच्च होते हो, जैसे कि यहां पर लग्नेश कौन से हो जाते हैं, मंगल यहां बैठ गए, उच्च हो गए, उच्च होते हो, या फिर वक्री होते हो, वक्री होंगे तो चेष्टा बल मिल जाएगा, या मूल त्रिकोण में स्थित हो, अपना जो मूल त्रिकोण है मूल त्रिकोण में बैठे हो, या फिर अच्छे वर्ग के होकर लग्न में ही बैठे हो, या अच्छे वर्ग के होकर लग्न में ही बैठे हो,
तो भी उस व्यक्ति के अनेक स्त्रियों का सुख उस व्यक्ति को मिलता है। लेकिन यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हो या फिर द्वादश भाव में बैठे हो तो उसके दो विवाह होंगे। अगर लग्नेश अष्टम में बैठे हो या द्वादश भाव में बैठे हो तो उस व्यक्ति के दो विवाह का योग बनता है। आगे देखेंगे, एक नियम है गुरु बृहस्पति को लेकर। तो अगर किसी कुंडली में जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति हैं, वह अगर अपने मित्र नवमांश में हो तो एक विवाह कराएंगे। अगर गुरु बृहस्पति अपने ही नवमांश में हो, जैसे कि धनु का नवमांश हो या मीन का नवमांश हो, तो उस व्यक्ति के दो अथवा तीन विवाह करा देते हैं। या तीन विवाह नहीं कराएंगे तो तीन स्त्रियां उसको देने वाले हैं किसी भी तरीके से। यदि बृहस्पति अपने उच्च नवमांश में हो, जैसे कर्क राशि जो होती है, कर्क का नवमांश हो तो उच्च हो गए, तो उच्च के नवमांश में हो तो जातक को बहुत स्त्रियों का सुख प्राप्त होता है। ठीक है, एक इसको समझते हैं स्थिति को। जैसे मानकर चलिए कि गुरु बृहस्पति हैं, गुरु बृहस्पति यहां बैठे हैं या यहां बैठे हैं, कहीं भी बैठा दीजिए। अब नवमांश पर चलते हम, जैसे कि यहां मैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ये नवमांश कुंडली D9 चार्ट मैंने बना लिया, D9 चार्ट। इसमें हम बृहस्पति की स्थिति समझेंगे। अगर गुरु बृहस्पति उच्च नवमांश में हो, यहां पर आकर बैठे हो, अगर अपने उच्च नवमांश में हो तो बहुत स्त्रियों का सुख देने वाले होंगे उस व्यक्ति को, बहुत स्त्रियां उसके होंगी। और अगर ये अपने ही नवमांश अर्थात या तो मीन में बैठे हो या फिर या तो धनु में हो या फिर मीन के नवमांश में हो, तब उसको दो या तीन स्त्रियों का सुख देने वाले होंगे। अगर अपने मित्र के नवमांश में हो, अब इनके मित्र जो हैं जैसे सूर्य इनके मित्र हो गए, और पंचधा मैत्री में देखिए, नैसर्गिक मैत्री में देखिए इनके कौन मित्र हैं, जैसे सूर्य इनके मित्र हैं। अगर सूर्य के घर में बैठे हुए हैं तो फिर एक ही विवाह उसका कराएंगे, सूर्य के घर में बैठे हो। तो इस हिसाब से हम ये समझ गए कि बृहस्पति का किस तरह से आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब गुरु की बात चली है तो शुक्र देव को भी देख लेते हैं, दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं। अगर ये शुक्र पाप ग्रह के साथ हो, अगर लग्न कुंडली में शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ में, जैसे मानकर चलिए शुक्र यहां बैठे हैं और यहां पर राहु के साथ बैठ गए, पाप ग्रह के साथ बैठ गए, मंगल के साथ बैठ गए, शनि के साथ बैठ गए, तो पाप ग्रह है, पाप ग्रह के साथ में बैठे। या फिर ये नीच हो जाएं, तो नीच कहां पर हो गए, अगर यहां बैठे हैं तो नीच हो जाएंगे, नीच हो जाएं। या फिर ये नवमांश में नीच हो जाएं, नवमांश कुंडली देखें तो नवमांश में यहां पर शुक्र बैठ जाए, ये नवमांश कुंडली है, शुक्र यहां पर बैठ जाए। पाप ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि हो किसी भी प्रकार से, यहां पर शनि देख रहे हैं शुक्र को, ये यहां बैठे हुए हैं, तो यहां पर मानकर चलिए राहु देख रहे हैं इन शुक्र को, या यहां पर विराजमान है तो यहां से यहां पर शनि बैठे हुए हैं, शनि देख रहे हैं शुक्र को, मंगल देख रहे हैं शुक्र को, राहु देख रहे हैं शुक्र को, इस तरह की स्थिति हो तो भी उस जातक के दो विवाह की स्थिति बनती है, उस व्यक्ति के दो विवाह होने की स्थिति बन जाती है। आगे देखिए, यदि जो सप्तम स्थान है, चलिए अब सप्तम स्थान को देखते हैं कि यदि जो सप्तम स्थान है, और अगर सप्तम को नहीं देख रहा है तो द्वितीय स्थान को भी देख सकते हो, जो दूसरा स्थान है, या तो सप्तम को देखिए, सप्तम भाव को देखिए, या दूसरे भाव को देखिए, सप्तम भाव अथवा द्वितीय भाव। इनका स्वामी अगर निर्बल है, कमजोर है, षडबल में देखो बल कितना है उसका, अगर बल कम है, निर्बल है, तो भी दूसरे विवाह की स्थिति बना देता है।
बड़ा आसान है समझना। अगर हम यहां पर कुंडली मानकर चलिए मेष की जगह 9 नंबर कुंडली बना लेते हैं, 9 अर्थात धनु लग्न की कुंडली 10, तो 10 नंबर पे कौन हो गया यहां पर ये शनि, तो शनि कौन हो गए इस कुंडली के द्वितीय, 10 11 12 1 2 3, और 3 का अर्थ हो गया यहां पर बुध, बुध हो गए सप्तमेश। अगर द्वितीय और सप्तमेश दोनों ही निर्बल हो, दोनों ही निर्बल हो, बलहीन हो, ऐसी स्थिति में भी उस जातक के 2 विवाहों का योग बनता है, उस व्यक्ति के 2 विवाह का योग बनता है। जैसे कि द्वितीय सप्तमेश अस्त हो जाए तो निर्बल है, अस्त हो जाए, किसी पाप ग्रह में के साथ में हो जाए, 6 8 12 भाव में बैठ जाए, तो यहां पर निर्बल स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति भी होगी तो उसके कारण से उसके जो व्यक्ति के 2 विवाह के योग बनते हैं। आगे देखिए, यदि मंगल सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, मंगल सप्तम भाव में विराजमान हो जाए या अष्टम भाव में चले जाएं, या अष्टम भाव में चले जाएं मंगल, या फिर द्वादश भाव में चले जाएं, 12वें भाव में चले जाएं, और ये जहां पर भी हैं सप्तम अष्टम और द्वादश में गए हैं, यहां पर आपको यह ध्यान देना होगा कि सप्तमेश की दृष्टि में ना हो, सप्तमेश की दृष्टि इनके ऊपर नहीं हो। अगर दृष्टि है तो नहीं होने देंगे, अगर सप्तमेश की दृष्टि है तो नहीं होने देंगे, लेकिन ये मंगल दूसरा विवाह करने की स्थिति बनाते हैं अगर सप्तमेश की दृष्टि इनके ऊपर है। अगर मंगल यहां बैठे हुए हैं और ये जो शुक्र सप्तमेश है यहां पर, अगर शुक्र यहां बैठे हुए तो दृष्टि डाल रहे हैं, विवाह नहीं होने देंगे। अगर यहां बैठे हुए हैं और शुक्र यहां विराजमान है तब भी विवाह दूसरा विवाह नहीं होने देंगे। लेकिन ये तो मेष लग्न की कुंडली है, यहां तो खुद लगने से, तो ऐसी स्थिति तो यहां बनने नहीं देंगे। लेकिन अगर अन्य कुंडलियों की बात करें तो जो मंगल है उनकी स्थिति ये बनती है। और अगर अष्टम में है तो यहां पर जो दूसरे भाव में शुक्र अगर यहां बैठे हुए हैं तो भी देख रहे हैं, हम सामान्य नियम को अगर देख के चले तो उस स्थिति में वह सप्तम की दृष्टि के अंदर आ गए। सप्तमेश की जो दृष्टि है मंगल के ऊपर पड़ रही है, 7वें भाव 8वें भाव और 12वें भाव में बैठने वालों के ऊपर, तो इस कारण से वह दूसरे विवाह में बाधा लाएंगे, दूसरा विवाह नहीं होने देंगे। लेकिन अगर सप्तमेश की दृष्टि मंगल के ऊपर जो 7वें भाव या 8वें भाव में बैठे या फिर 12वें भाव में बैठे, उस पर सप्तमेश की दृष्टि अगर ना पड़े तो उस व्यक्ति का दूसरा विवाह भी होता है। अब देखते हैं ये एक और नियम कि यदि लग्न में या फिर दूसरे भाव में या फिर 7वें भाव में कोई भी एक पाप ग्रह बैठा हो और सप्तमेश नीच हो जाए या अस्त हो जाए तो भी उस जातक के 2 3 स्त्रियां होती हैं। जैसे कि अगर कोई पाप ग्रह या तो लग्न में बैठा हो या फिर दूसरे भाव में, या तो यहां बैठा हो या यहां, मंगल जैसे कि मंगल शनि राहु इस तरह से पाप ग्रह ऐसे ही यहां बैठे हो, या यहां बैठे हो अथवा यहां बैठे हो, और अथवा यहां बैठे हो, अथवा मैं बोल रहा हूं या तो यहां बैठे कोई भी एक, इन तीनों में से कोई भी एक बैठ जाए ऐसे, तब और जो सप्तमेश है वह क्या हो जाए, नीच हो जाए अथवा अस्त हो जाए। तो नीच तो जैसे शुक्र यहां चले गए, ये स्थिति बनी तो यहां पर नीच हो गए। मानकर चलिए यहां नहीं गए, शुक्र बैठे तो बड़ी अच्छी जगह पर हैं, लेकिन सूर्य के साथ आकर अस्त हो गए, रश्मियां खो दी। उस स्थिति में उस व्यक्ति के 2 3 स्त्रियां उसके जीवन में आती हैं, उस व्यक्ति के जीवन में 2 3 स्त्रियां आती हैं, 2 से लेकर 3 तक। चलिए आगे देखते हैं, आगे और नियम देखते हैं।
एक बहुत ही रोचक सूत्र आपको देने जा रहा हूं। यह सूत्र है कि यदि बुध बलवान हो, यदि बुध बलवान हो और लग्नेश से दशमस्त हो, अर्थात लग्नेश से 10वें भाव में हो, जहां भी लग्नेश हो बैठे हो उससे 10वें भाव में बुध बैठे हो, और चंद्रमा लग्न से तृतीय अथवा सप्तमस्त हो। ध्यान से सुनिए, बुध बलवान होने चाहिए। षड बल में देखिए बुध बलवान है, अस्त नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो लग्नेश है, जैसे कि ये मेष लग्न की कुंडली लेते हैं हम, लग्नेश मंगल मानकर चलिए, यहां पर मंगल बैठे हुए हैं। अब लग्नेश बैठे हुए हैं पंचम भाव में। अब यहां से दसमस्त देखें बुध को, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर कौन बैठे हो? यहां पर बुध विराजमान हो जाए, और ये बलवान है, ये ध्यान रखिए, बुध बलवान है, बहुत बलवान है, षड बल में बलवान है, पूरा बल मिला हुआ है, सूर्य आसपास नहीं है या दूसरे घर में है, अंशों से दूर है, अस्त नहीं है, कुल मिलाकर बुध अस्त नहीं है। तो यहां पर दूसरे हमको देखना है कि जो चंद्रमा, जहां चंद्रमा स्थित है, चंद्रमा से ये तीसरे या सातवें स्थान पर हो। तो अगर चंद्रमा से तीसरे या सातवें स्थान पर हो, अब जैसे कि तीसरा 1 2 3, चंद्रमा से तीसरे, अगर चंद्रमा मानकर चलिए यहां पर विराजमान है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर हो गए, या चंद्रमा यहां पर विराजमान होंगे तब भी ये तीसरे स्थान पर, तब ये सातवें स्थान पर होंगे अगर चंद्रमा यहां विराजमान हो। या तो यहां देखिए या यहां देखिए, और बुध की कंडीशन ये होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो वह व्यक्ति स्त्रियों के बीच में ही घिरा रहेगा। अनेकों अनेक स्त्रियां का सुख उसको प्राप्त होगा, अनेकों अनेक स्त्रियों का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। स्त्रियों के बीच में, स्त्रियों के समूह में ही वह व्यक्ति आपको दिखाई देगा, स्त्रियों से घिरा हुआ आप उसको पाओगे। आगे देखते हैं, एक नियम यह है, विशेष रूप से सुनिए, कि जो लग्नेश है वह दसमस्त हो, लग्नेश यहां बैठे हो, दसमस्त हो, और उनके साथ बलवान बुध बैठे हो। ध्यान रखिए, बुध यहां पर बलवान है, वही स्थिति, बुध बलवान होने चाहिए। और सप्तमेश चंद्रमा के साथ तृतीय भावगत हो, लेकिन यहां पर ये जो सप्तमेश है वह क्या होने चाहिए? जो शुक्र हो गए यहां पर सप्तमेश इस कुंडली में, जो सप्तमेश है वह चंद्रमा के साथ तृतीय भाव में होने चाहिए, चंद्रमा के साथ तृतीय भाव। अब चंद्रमा भी यहां और शुक्र भी यहां, ये स्थिति देख लीजिए अच्छे से। ऐसा व्यक्ति अनेकों अनेक स्त्रियों का शिकार बनता है, कहीं ना कहीं उसका, व्यक्ति का शोषण होता है इस प्रकार से स्त्रियों के द्वारा, यहां पर ये ध्यान रखना चाहिए। आगे और नियम देख लेते हैं। शुक्र यदि द्विस्वभाव राशि में हो, शुक्र कहां हो? अगर द्विस्वभाव राशि में है, शुक्र द्विस्वभाव राशि में है, द्विस्वभाव 3 6 9 12, ये द्विस्वभाव राशि है। अगर शुक्र द्विस्वभाव राशि में किसी में भी बैठे हो, जैसे कि यहां बैठ जाए शुक्र, तो प्राय उस व्यक्ति के एक से अधिक विवाह देखे जाते हैं, या एक से अधिक स्त्रियों का सुख से प्राप्त होता है। आगे और नियम देखेंगे। यदि सप्तमेश और शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो, अब मानकर चलिए इस कुंडली में तो सप्तमेश और शुक्र दोनों एक ही है,
ये दुस्वभाव राशि में हो, यहां पर बैठ जाए, या फिर दुस्वभाव अंश में हो, नवांश देखें तो दुस्वभाव राशि का नवांश हो, तो भी ऐसे जातक की दो स्त्रियां होती हैं। और फल दीपिका में तो इसके बारे में ये कहा गया है कि जाया द्वयम स्यात्, जाया द्वयम स्यात्। तो यहां पर और भी बहुत सारे सूत्र हैं, नियम हैं, लेकिन वह नियम कुछ विशेष प्रकार के नियम हैं। इसके अतिरिक्त समय होगा तो अन्य किसी वीडियो में वह नियम आपके बीच में लेकर आऊंगा। लेकिन जितने नियम, जितने सूत्र आप तक पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी है और कहीं ना कहीं सटीकता को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इसलिए इन सूत्रों का प्रयोग कीजिए और सही बल को अनुमानित करते हुए, दृष्टियों को देखते हुए, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कितने अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, और भाव बल को देखते हुए सभी प्रकार से विचार करने के उपरांत ही फलादेश करें, ताकि आपके फलादेश में सटीकता प्रमाणित हो सके। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये आज की जो वीडियो में दी गई जानकारी है अच्छी लगी होगी, और अब आप आसानी से ये निर्णय ले पाओगे कि किसी व्यक्ति के एक विवाह होगा अथवा दो विवाह के योग बन सकते हैं, उन योग को कैसे टाल सकते हैं, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, उन सब के बारे में आप आसानी से समझ सकते हो। अलग से उपाय की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, समय मिलते ही मैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो होंगे वह भी डालूंगा, ताकि आप सभी उससे लाभान्वित हो सकें। शेष कुछ भी इससे संबंधित अगर कुछ प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।